एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया था जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर द डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में, वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए थे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखा था कि किस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स को डेटा एनालिसिस में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रैक्टिकली स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से कंपनीज में हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर A/B टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मैक्सिमाइजिंग रिवेन्यू फॉर ड्राइवर्स। सो सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हो जिसमें टैक्सी या फिर कैब जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। सो क्या है प्रोजेक्ट का नाम, मैक्सिमाइजिंग रिवेन्यू फॉर ड्राइवर्स। तो जो हमें प्रोजेक्ट मिला इन द कंपनी वो क्या है, हमें ड्राइवर्स की रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है थ्रू पेमेंट टाइप। अब पेमेंट टाइप क्या हो सकते हैं, कार्ड हो सकता है, कैश हो सकता है। ठीक है, तो यही दोनों पेमेंट टाइप का हम एनालिसिस करेंगे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। ओके, सो ये एक तरीके का A/B टेस्टिंग है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब आप करते हो या फिर कोई भी टेस्टिंग आप करते हो तो सबसे पहले आप पूरा एनालाइज करते हो डेटा को कि किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो उसके बेसिस पे आप चेक करते हो कि कौन सा टेस्ट करना बेस्ट रहेगा। सो मैंने ये PPT क्रिएट किया है। सो इससे पहले कि जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे अपने चैनल पे पाइथन से रिलेटेड, उसमें क्या किया था, मैंने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई थी। अब कंपनीज़ में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट फाइल तो कभी कभी बनाना ही पड़ता है, उसके साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है। तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है कि आपकी कंपनी में आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके बेसिस पे आपको स्टेक होल्डर्स के सामने मीटिंग करनी है, प्रेजेंटेशन देना है, और उसके लिए आपने ये PPT क्रिएट किया है। सो मैं आपको एक बार PPT से गो थ्रू करा देती हूँ। सो यहाँ पे हमने एजेंडा लिखा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स, रिसर्च क्वेश्चन, डेटा ओवरव्यू, मेथडोलॉजी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिकमेंडेशंस। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, रिसर्च क्वेश्चन, डेटा ओवरव्यू। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये पूरा कंप्लीट PPT बनाया है। ये सारी जो आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशंस दिख रहे हैं ये सारे हम पाइथन से ही बनाएंगे। एंड देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग और क्या रिकमेंडेशन है बेस्ड ऑन द एनालिसिस। ठीक है, तो इस टाइप का PPT आप क्रिएट कर सकते हो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, तो उससे अब आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जैसे नए नए AI आ रहे हैं, तो कोडिंग ऐसी चीज़ है ना जो कोई भी कर लेगा। सो आपको अगर डेटा एनालिसिस में इस टाइम जॉब चाहिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, एनालिटिकल माइंडसेट, किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आती रहेंगी विद द टेक्निकल स्किल्स, तब आपको जॉब लेने में बहुत ही आसानी होगी। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पहले शुरू करते हैं। In the fast-paced taxi booking sector, making the most of revenue is essential for long-term success and driver happiness. Our goal is to use data-driven insights to maximize revenue streams for taxi drivers in order to meet this need. Our research aims to determine whether payment methods have an impact on fare pricing by focusing on the relationship between payment type and fare amount. ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉलम्स हैं जो हमारे डेटा सेट में हमें पहले से प्रेजेंट है, पेमेंट टाइप और फेयर अमाउंट। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जैसे कि कोई भी कैब बुक करते हैं तो उसमें ऑप्शन लास्ट में आता है कि आपको कैश से पे करना है या फिर कार्ड से पे करना है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट मेनली हम इन दोनों पे ही फोकस करें, कार्ड या फिर कैश। तो इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम टेस्ट करने वाले हैं हाइपोथेसिस से। ओके, तो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, एक एजम्पशन क्रिएट करेंगे और उसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे कि जो हमारे डेटा है वो क्या कहता है। नेक्स्ट देखते हैं रिसर्च क्वेश्चन। अब हमने रिसर्च क्वेश्चन क्या रखा है, इज़ देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फेयर अमाउंट, जो भी यूज़र को, पैसेंजर को जो फेयर अमाउंट शो हो रहा है, क्या वो रिलेटेड है पेमेंट टाइप से जो चूज़ करेगा वो। कैन वी नज कस्टमर्स टूवर्ड्स पेमेंट मेथड्स दैट जनरेट हायर रेवेन्यू फॉर ड्राइवर्स विदाउट निगेटिवली इम्पैक्टिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। दैट इज़ द रिसर्च ऑन विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एनालिसिस, कंप्लीट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नेक्स्ट कम्स द डेटा ओवरव्यू। अब डेटा ओवरव्यू हम बाद में देखेंगे, पहले हम कोडिंग पे चलते हैं, हम पहले जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं और शुरू करते हैं एक्सप्लोर करना डेटा को। उसके बाद हमने ये डेटा ओवरव्यू का स्लाइड बनाया है। ओके, तो जैसे कंपनीज़ में वर्क होता है सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी वर्क करेंगे, उसी तरीके से सोचेंगे, उसी तरीके से एनालाइज करेंगे और लास्ट में हमने ये PPT बनानी है। ओके, सो मैंने यहाँ पे नोटबुक में प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। सो जब भी आप कंपनीज़ में कोई भी नोटबुक फाइल बनाते हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो,
ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ें एक जगह डॉक्यूमेंट करके रखो। या तो आप डॉक्यूमेंट फ़ाइल बना लो, या तो फिर आप जो भी नोटबुक फ़ाइल बना रहे हो उसमें सारी चीज़ें, जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, क्यों बना रहे हो, किस पे बना रहे हो, सब कुछ लिख के रखो। और अगर हो सके तो जब भी आप बना रहे हो तो उसी के साथ साथ आप इनसाइट्स भी लिख लो उसी में। जब आप लास्ट में पीपीटी बनाओ या फिर डॉक्यूमेंट बनाओ तो आपको हेल्प मिल जाए कि आपने एग्जैक्टली उस टाइम पे जो भी इनसाइट्स निकाला था वो क्या था। ओके, सो इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज में सबसे पहले हम क्या इंपोर्ट करेंगे? सिंपल pandas, import pandas as pd, then import matplotlib dot pyplot as plt, then cbond भी import कर देते हैं, import cbond as sns, and then import scipy.stats as st, then we will import the warnings। अगर कोई भी वार्निंग्स आती है तो उसे हम रिमूव कर देंगे सिंपली। So import warnings and then warnings dot filter warnings, और हम क्या करेंगे इससे? इग्नोर। ठीक है, हमें वार्निंग नहीं चाहिए। सो अब मैं इसको रन कर देती हूँ और ये सारी लाइब्रेरीज लोड हो गई। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? लाइब्रेरीज लोड होने के बाद हम करेंगे लोड। सो लोडिंग द डेटा सेट। अब हम लोड कर लेते हैं डेटा सेट CSV फाइल में अभी फ़िलहाल के लिए। बट कंपनीज़ में क्या होता है कि डेटा आपका CSV फाइल में आपको नहीं मिलता, आपको डेटा जो मिलता है वो होता है डेटाबेस में। तो उसके लिए आपको SQL आना चाहिए। मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था पाइथन एंड SQL का, तो उसमें पाइथन में ही आप SQL का यूज़ करके डेटाबेस से जो डेटा आपको एनालाइज करना है सिर्फ उतना डेटा आप लेके आ सकते हो, फैच कर सकते हो डेटाबेस से, और उसी पे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम रीड CSV में CSV फाइल रीड करेंगे। सो CSV फाइल का नेम है, वैसे तो ये जो डेटा मैं यूज़ कर रही हूँ ये आपको मिल जाएगा data.gov साइट से। ओके, पब्लिक डेटा सेट है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। सो हमारे डेटा लोड हो चुका है। सो हम अब देख लेते हैं कि हमारा डेटा दिखता कैसा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वेंडर आईडी मिल जाती है, पिकअप डेट टाइम, ड्रॉप ऑफ डेट टाइम, देन पैसेंजर काउंट, ट्रिप डिस्टेंस, रेट कोड आईडी। अब इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे टॉल्स अमाउंट है, टिप अमाउंट है, एक्स्ट्रा कितना लगा, फेयर अमाउंट, पेमेंट टाइप, देन टोटल अमाउंट, कंजेशन सर चार्ज। ओके, सो ये सारे कॉलम्स। सो एक्चुअल में क्या होता है ना, जो आपके पास डेटा होता है वो सपोज आपके पास 100% डेटा है, ठीक है, बट आपको यूज़ कितना करना होता है अपने एनालिसिस के लिए? वो सिर्फ 20% ऑफ द डेटा होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरा जो डेटा है उसको छोड़ के सिर्फ उतने ही डेटा पे एनालिसिस परफॉर्म करना है जितना आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और द रिसर्च यू आर डूइंग। डेटा फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो कॉलम्स हैं वो आप यहाँ पे उसका सारा डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको डेटा मिलता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनीज़ में आपको डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। सो वेंडर आईडी इज़ अ कोड इंडिकेटिंग द TPEP प्रोवाइडर दैट प्रोवाइडेड द रिकॉर्ड। ओके, सो फर्स्ट है क्रिएटिव मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ और सेकेंड है वेरीफोन इनकॉर्पोरेशन। ओके, सो पिकअप डेट टाइम है, ठीक है, आपका डेट एंड टाइम व्हेन द मीटर वाज इंगेज्ड, एंड देन ड्रॉप ऑफ टाइम है आपका डेट एंड टाइम व्हेन द मीटर वाज डिसएंगेज्ड। तो ये सारे जो आपका डिस्क्रिप्शन है ये आपको मिल जाता है डेटा का, ठीक है। इसमें से हमें कुछ ही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो जैसे कि पेमेंट टाइप हो गया। अब पेमेंट टाइप हमारे पास 6 टाइप्स के हैं, तो ये इनकोडेड हैं पहले से ही। तो 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट कार्ड। सेकंड क्या है? कैश है। 3 है नो चार्ज। 4 डिस्प्यूट। ये अलग अलग टाइप के पेमेंट टाइप्स हैं। ओके, तो इसमें से सिर्फ हमें किसकी ज़रूरत है? 1 और 2 की, जो कि है क्रेडिट कार्ड और कैश। ओके, देन हियर इट इज़ फेयर अमाउंट। ओके, ट्रिप डिस्टेंस भी है, इस पर भी हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा जितने भी कॉलम्स है वो हमें इतने नेसेसरी नहीं है फॉर द एनालिसिस पर्पस। सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम सिंपली डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नेसेसरी है सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में। ओके, सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं हमारे डेटा में। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे? DEF.shape। सो अगर आप देखो यहाँ पे तो हमारे पास अराउंड 64 लैक्स डेटा है। अब हाइपोथेसिस किसके बीच में परफॉर्म करना है हमें? पेमेंट टाइप एंड फेयर अमाउंट। सो इन कॉलम्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं सिर्फ वही कॉलम्स हमारे लिए नेसेसरी होंगे, और ये दोनों कॉलम्स तो होंगे ही। बस डेटा आता है तो पहले तो ड्रॉप करने से पहले ये देखो कि कुछ कॉलम्स में से कोई फीचर को आप एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी नहीं गई है बट वो फीचर्स में प्रेजेंट है, आप कुछ कैलकुलेशन करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो
फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। सो फीचर्स की बात करें तो ऐसा कौन सा फीचर है जो पेमेंट टाइप को अफेक्ट कर सकता है, फेयर अमाउंट को अफेक्ट कर सकता है। सो जब आप कैब में जाते हो तो कौन कौन सा ऐसे फैक्टर जिसके बेसिस पे आपका फेयर अमाउंट डिसाइड होता है, ठीक है। तो एक तो आपका डिस्टेंस हो गया, कितने डिस्टेंस पे आप जा रहे हो। दूसरा क्या हो जाता है कि ड्यूरेशन, आपका जो ड्यूरेशन है पिकअप टाइम का, ड्रॉप टाइम का, उसका जो कंप्लीट ड्यूरेशन है वो कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है आपका फेयर अमाउंट, ठीक है। तो अब अगर हम इस कॉलम्स में देखें, जो डेटा फ्रेम में हमें दे रखा है उसमें ड्यूरेशन करके हमें कोई भी कॉलम नहीं मिला है, ठीक है। और ड्यूरेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस पर हम अगर रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करना चाहें या फिर कुछ और परफॉर्म करना चाहें तो हम परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ड्यूरेशन को मैं फर्दर एनालिसिस में परफॉर्म नहीं करने वाली हूँ। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में या फिर पोर्टफोलियो में डालना चाहते हो तो आप ड्यूरेशन पे भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, लाइक आप ड्यूरेशन का यूज़ करके आप फेयर अमाउंट को प्रिडिक्ट कर रहे हो, ओके। तो इस टाइप के एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हो, टाइम सीरीज एनालिसिस को भी इंक्लूड कर सकते हो, ओके। सो बस मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि ड्यूरेशन आपको कैसे निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ड्रॉप टाइम और पिकअप टाइम, ठीक है। अब ये दोनों टाइम जो हैं पहले तो हम चेक करेंगे कि जो डेटा टाइप है वो सही है या नहीं। अब यहाँ पे आप देख लो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में ये प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जो डेटा टाइप है उसको चेंज करेंगे इनटू डेट टाइम, तभी हम जो डेट से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको परफॉर्म कर पाते हैं। पिकअप टाइम पहले हम लेते हैं इक्वल्स टू PD डॉट टू डेट टाइम। तो सिंपली आप इस फंक्शन में जो भी कॉलम पास करोगे वो डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो सेम कॉलम को हम पास करेंगे और सेम कॉलम में हम स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली आपको ड्रॉप टाइम के लिए भी यही करना है। यहाँ पे मैं कॉलम नेम चेंज कर देती हूँ, ओके। देन अगेन हम अगर इसका डेटा टाइप चेक करें डी टाइप्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेट टाइम में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ड्यूरेशन निकालना है। तो क्या करना होगा, ड्रॉप टाइम में से पिकअप टाइम को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो DF ड्रॉप टाइम माइनस DF पिकअप टाइम, और इसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, एक नए वेरिएबल में, एक नए फील्ड में जो कि रहेगा ड्यूरेशन। अगर आप चाहो तो इसका यूज़ करके आप डिफरेंट एडवांस एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि DF में क्या आया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 0 डेज़ और कुछ मिनट्स के अकॉर्डिंग डेटा मिला है, बट हमें इसको कन्वर्ट करना है एक्चुअल मिनट्स में, ओके, नंबर्स में, क्योंकि इससे कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, DF ड्यूरेशन डॉट DT डॉट टोटल सेकेंड्स, ओके। टोटल सेकेंड्स जो फंक्शन है वो क्या करेगा, टोटल सेकेंड्स को कैलकुलेट करेगा, और हमें सेकेंड्स में नहीं मिनट्स में डेटा चाहिए, तो हम डिवाइड कर देंगे उसको 60 से, ओके। और सेम चीज़ हम स्टोर करेंगे DF ड्यूरेशन में। लेट्स चेक द DF अगेन। तो अब आप देख सकते हो 4.8, इसका मतलब क्या हुआ, 4 मिनट्स और समथिंग सेकेंड्स, ओके। तो इसको जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकेंड, तो जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो हमने यहाँ पे मिनट्स में ले लिया। तो अब हमें जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना था वो कर लिया है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, अनवांटेड कॉलम्स को रिमूव करने का, क्योंकि या तो आप ड्रॉप कर दीजिए कॉलम्स को, या तो फिर जो आपको फ़िल्टर करके डेटा चाहिए, फ़िल्टर करके कॉलम चाहिए, उनको सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर लो। सो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ही कर लेते हैं। सो DF कौन कौन सा डेटा चाहिए हमें, पैसेंजर काउंट चाहिए। पैसेंजर काउंट पे भी बेस करता है कि आप कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करते हो, ओके। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 5 लोग जा रहे हो, 4 लोग जा रहे हो तो आप कैश ही दो या फिर कार्ड दो, ओके। तो ये हम देखेंगे कि किस टाइप के कितने पैसेंजर होते हैं और किस टाइप के पेमेंट मेथड्स को वो लाइक प्रीफर करते हैं, ओके। सो पैसेंजर काउंट, देन आ जाता हमारा मेन वेरिएबल पेमेंट टाइप। इसके अलावा हमारे पास क्या है, फेयर अमाउंट, एंड देन हमारे पास क्या है, ओके, यहाँ पे मैंने कोट्स नहीं क्लोज किए हैं। देन हमारे पास है ट्रिप डिस्टेंस और लास्ट में है ड्यूरेशन, ओके। सो ये है हमारा कंप्लीट फिल्टर्ड डेटा सेट। तो अब हम इसको ओरिजिनल डेटा सेट में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फ़िल्टर डेटा आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, जो कि सामने ही दिख रहा है NaN वैल्यूज़। तो हम चेक कर लेते हैं कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। सो DF डॉट इज़ नल, सिंपल सा फंक्शन है इज़ नल डॉट सम, और ये आपको पूरे
जो भी मिसिंग वैल्यूज़ के रो हैं वो कैलकुलेट करके दे देगा हर एक कॉलम में। तो आप देख सकते हो पैसेंजर काउंट और पेमेंट टाइप, इन्हीं दोनों में सिर्फ आपका जो ये मिसिंग वैल्यू है वो प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं कि इनको, जैसे ये रिकॉर्ड्स हैं, ये कितने परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं एक्चुअल डेटा सेट में, ठीक है। तो अगर बहुत ही कम रहेगा तो हम इसको सिंपली ड्रॉप कर देंगे, अगर थोड़ा ज़्यादा रहता है तो इसको हम फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीका ही है आपका, या तो आप ड्रॉप कर दो या तो आप फिल करो इसे। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू क्या है, ये है मिसिंग वैल्यूज़ की। इसके बाद क्या है हमारा, लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम, जो एक्चुअल डेटा का साइज़ है, ओके। और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें परसेंटेज ऑफ वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो 1%, ओके, सिर्फ 1% डेटा है, पूरे 100% डेटा में से 1% डेटा है जो कि मिसिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, df डॉट ड्रॉप NA इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, और ये हमारा हो गया डेटा ड्रॉप, ओके। तो इतने रोज़ हमने ड्रॉप कर दिए, तो ये हमारा एक्चुअल डेटा था। अब हमें सिर्फ इतना डेटा मिल गया है, ठीक है। अराउंड 1 लाख के अराउंड जो डेटा था वो रिमूव हो चुका है, ओके। सो 1 लाख और 65,000 आप कह सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे पैसेंजर काउंट और पेमेंट टाइप। अब पैसेंजर काउंट क्या है, यहाँ पे 1.0 इस तरीके से लिखा, और पेमेंट टाइप भी सेम फ्लोट वैल्यू में है, ठीक है। अब हमें इसको फ्लोट वैल्यू में, ये नॉर्मल इंटीजर्स हैं, और फ्लोट वैल्यू में ना पेमेंट टाइप हो सकता है ना पैसेंजर काउंट हो सकता है। 1.5 पैसेंजर काउंट तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे, ओके। सो क्या करेंगे हम इसको, df एंड देन पैसेंजर काउंट इक्वल्स टू df एंड देन पैसेंजर काउंट, सिंपल सा फॉर्मूला है टाइप int 64। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा फ्लोट वैल्यू को इंटीजर्स में। सेम हम करेंगे पेमेंट टाइप्स के लिए भी। अब पेमेंट टाइप को तो फिलहाल के लिए अभी हम कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हम इसे रिप्लेस करेंगे कार्ड और कैश से, क्योंकि हमारे एनालिसिस में 1 और 2 वो विजुअली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ओके, उसे समझ में भी नहीं आएगा, ओके। यहाँ पे मैंने पेमेंट लिख दिया, पेमेंट टाइप। अब देखो, जब भी आप विजुअलाइजेशन बनाते हो तो क्या करते हो कि आप नॉर्मल एक विजुअलाइजेशन बना दिया, बट उसमें से इन्फॉर्मेशन जो निकलती है उसके लिए आपको हर चीज़ वहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। आपके लेबल्स करेक्ट होने चाहिए, आपके लेजेंड्स करेक्ट होने चाहिए, टाइटल सही होना चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो भी डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है उसका नाम वहाँ पे होना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से ही आपको विजुअलाइजेशन हमेशा क्रिएट करनी है। तो अब हमने डेटा टाइप्स चेंज कर दिया, अब हम मिसिंग वैल्यूज़ के बाद डेटा टाइप चेंज करने के बाद क्या, सो अब हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज चेक करेंगे। तो df डॉट डुप्लीकेटेड, सिंपल सा फंक्शन है, आपको इसको ओरिजिनल डेटाबेस में पास करना होगा। तो जो भी ट्रू वैल्यूज़ होंगी उसकी जो रोज़ होंगी ना वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 33 लैक्स जो है, 63 लैक्स में से 33 लैक्स डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है, वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है एक्चुअली में, क्योंकि हमने एक्चुअल जो मेन डेटा था जिसमें बहुत सारे कॉलम्स थे वो वेंडर आईडी के अकॉर्डिंग, जो भी पिकअप और ड्रॉप ऑफ टाइम था उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट थे। बट जब हमने उसको रिमूव कर दिया तो जो हमारे पास डेटा बचा है अब उसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी जो बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली हाफ ऑफ द डेटा डुप्लीकेट मिल जाता है, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं एनालिसिस में, ठीक है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ का सिंपल सा एक रूल है, आप उसको सिंपली ड्रॉप कर दो, ओके। सो df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, तो इससे क्या होगा, जितने भी डुप्लीकेट्स रोज़ हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। और एक्चुअल में डेटा में हम परफॉर्म करने के लिए इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू लगाते हैं, ओके। आई होप ये सारे फंक्शंस आपको क्लियर हों, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोजेक्ट बना के दिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं बता दे रही हूँ कि फंक्शन जो मैं यूज़ कर रही हूँ किस टाइप के फंक्शन और किस लिए यूज़ होते हैं, ओके। सो अब हमारे पास जो डेटा बचा है वो हम उसका शेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 30 लैक्स डेटा बचा है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसेंजर काउंट और पेमेंट टाइप का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है हमारे डेटा सेट में, ओके। क्योंकि पैसेंजर काउंट अभी हम देखते हैं पहले कितना जो वैल्यूज़ है उसका वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, ठीक है। क्योंकि 1 बाई 1 आपको जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उसको आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। उसमें क्या डेटा प्रेजेंट है वो भी देखना है। तो पैसेंजर काउंट और पेमेंट टाइप ये किस टाइप के डेटा हैं, कैटेगोरिकल डेटा है, ठीक है। भले इनकोडेड है बट हैं कैटेगोरिकल, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, या फिर आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ओके। सो df एंड देन पैसेंजर
तो जब भी आपको डेटा मिले तो जो भी क्लीनिंग करनी है उसके बाद आप सबसे पहले देखो कि क्या आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कैटेगोरिकल के लिए भी और न्यूमेरिकल के भी। डॉट वैल्यू काउंट्स, अब वैल्यू काउंट्स क्या करता है, आपको फ्रीक्वेंसी देता है, ठीक है, जो भी आपका कैटेगरी है उसका फ्रीक्वेंसी देगा। अब इसमें एक अगर हम पैरामीटर पास कर दे नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू, तो ये क्या देगा, परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पैसेंजर काउंट 1 है, 2 है, 3, 5, 6, 4, 0 भी पैसेंजर काउंट है, ओके। एंड देन 7, 9, 8, तो 7, 9, 8 तो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है, आउटलायर्स हैं। और 0 भी सिर्फ 2% है, ठीक है। 6 आपका 3% है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, जो बड़े बड़े वैल्यूज़ हैं, और तो ज़ीरो इम्पॉसिबल है होना, कि अगर आप कैब बुक कर रहे हो तो एक्चुअल में तो पैसेंजर जाएगा ना पेमेंट करने के लिए, क्योंकि पेमेंट ही तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो किस पे है, पेमेंट पे है, ठीक है। तो हमें देखना है कि पैसेंजर होना चाहिए, ठीक। तो 0 को तो पहले हम रिमूव कर देंगे, और उसके अलावा जो पैसेंजर्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि 7, 9, 8, 6, इन सबको भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें इतने पैसेंजर्स एक्सपेक्टेड नहीं हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेटा सेट में। तो रिमूव करने से पहले हम एक बार पेमेंट काउंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। पेमेंट काउंट, वैसे तो हमें पेमेंट टाइप का जो 1 और 2 ही लेना है, 3, 4, 5 भी प्रेजेंट है, तो इनको भी हमें रिमूव करना है। सो चलिए अब हम रिमूव कर देते हैं इसमें से डेटा को। सो पहले तो हम पेमेंट टाइप लेंगे, <3 का मतलब क्या हुआ, ओनली 1 and 2, ओके। n-1 तक ही डेटा लेता है। सो df पेमेंट टाइप एंड देन <3। अब ये जो लाइन मैं लिख रही हूँ क्या, सेलेक्शन लाइन है, ओके। जब आप पांडास पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि किस टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हो रोज़ को बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो यहाँ पे मैं कंडीशन पास कर रही हूँ, पेमेंट टाइप जिसका भी 3 से लेस होगा, जैसे कि 1 होगा या फिर 2 होगा, वही रिकॉर्ड्स लेने हैं एक्चुअल डेटा में, ओके। एंड देन df इक्वल्स टू df एंड देन अगेन df पैसेंजर काउंट ग्रेटर देन 0 एंड df पैसेंजर काउंट ओके <6 का मतलब क्या हुआ, हमें सिर्फ 5 तक का पैसेंजर चाहिए, पैसेंजर काउंट चाहिए, ओके। सो 1 से 5 तक का पैसेंजर काउंट का रिकॉर्ड्स हम ले रहे हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना डेटा बचा है, ओके। सो 27 lakhs डेटा हमारे पास अब बचा है। नेक्स्ट हम रिप्लेस कर लेते हैं अब वैल्यूज़ को, जो 1 और 2 हैं पेमेंट टाइप में, उसको कार्ड और कैश से रिप्लेस कर लेते हैं। सो df पेमेंट टाइप डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे हम पास कर लेते हैं 1 and 2, और किससे रिप्लेस करना है हमें, कार्ड, और सेकेंड क्या रिप्रेजेंट करता है, कैश। एक्चुअल डेटा सेट में हम इसको चेंज करेंगे, सो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, ओके। नाउ यू कैन सी कार्ड एंड देन कैश। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमने कैटेगोरिकल डेटा को फिल्टर आउट कर लिया, अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल डेटा को। तो न्यूमेरिकल डेटा के लिए सिंपली क्या फंक्शन होता है, डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब जो हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पूरा देखा था हमने, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, स्प्रेड, वेरिएबिलिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ओके। तो वो सारी चीज़ें सिर्फ एक फंक्शन से पाइथन में आपको मिल जाती हैं। सो df.describe, और यहाँ पे आपको फेयर अमाउंट, ट्रिप डिस्टेंस और ड्यूरेशन का मिल गया। पैसेंजर काउंट इंटीजर्स में इस लिस्ट में भी आ रहा है, बट उसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखो एक नई चीज़ दिख रही है आपको, फेयर अमाउंट निगेटिव में है, ट्रिप डिस्टेंस निगेटिव में, और ड्यूरेशन भी निगेटिव में। अब निगेटिव कैसे पॉसिबल होगा बताइए, माइनस में कैसे हो सकता है फेयर अमाउंट, और ट्रिप डिस्टेंस माइनस में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, ठीक। तो इसको हम पहले तो रिमूव करेंगे, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। 0 से जो ज़्यादा हो, थोड़ा सा भी डिस्टेंस कवर किया हो टैक्सी ने, तो भी वो वैलिड है, ओके। सो हम निगेटिव वैल्यूज़ को हटा देंगे। नेक्स्ट अगर आप देखो, जो 25th परसेंटाइल है वो आपका 9 है, 50th परसेंटाइल आपका 13 है, एंड देन 21। उसके बाद डायरेक्ट मैक्सिमम आपका 42 इसके अराउंड वैल्यूज़ गई है। तो इससे क्या पता चलता है, 75th परसेंटाइल और मैक्स, ये दोनों आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा आपके डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट हैं। सो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है, फेयर अमाउंट ग्रेटर देन 0, ट्रिप डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 एंड ड्यूरेशन ग्रेटर देन 0। इतनी ही वैल्यूज़ हमें चाहिए, ओके। सो यहाँ पे हमें मिल गया डेटा फ्रेम ओनली फॉर द
पॉजिटिव वैल्यूज़। अब अगर हम यहाँ पे df.describe फिर से रन करेंगे तो आप देख लो मिनिमम आपका 1 के अराउंड है और निगेटिव वैल्यूज़ हट चुकी हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, आउटलायर्स चेक करने कि प्रेजेंट हैं या नहीं। देखिए डिस्क्राइब से हमें तो दिख गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से हमें दिख गया कि आउटलायर्स प्रेजेंट है, बट विजुअली भी एक बार चेक कर लेते हैं कि सच में बहुत ही ज़्यादा आउटलायर्स प्रेजेंट है क्या, जिनको हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। ओके, तो हम सबसे पहले pld.hist एंड देन इसमें हम पास कर देते हैं फेयर अमाउंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यूज जो है 4000 तक गई हुई हैं। ठीक है, जो दिख भी नहीं रही हैं कि इतनी कम वैल्यूज़ हैं, तो ये क्या है, आउटलायर्स हैं, तो जो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं बॉक्स प्लॉट भी प्लॉट करके देखूँ तो आप देखो यहाँ पे कितना कम वैल्यू है हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा में है, और आउटलायर्स कितने ज़्यादा हैं। ये 4000 वैल्यू पता नहीं कहाँ से आ गई, लग रहा है कोई वन सिटी से दूसरी सिटी गया हुआ होगा। तो इस टाइप के कुछ आउटलायर्स प्रेजेंट हो सकते हैं आपके डेटा में, तो उसको आपको सिंपली रिमूव करना है। अब आउटलायर रिमूव करने के 2 तरीके हैं, जी स्कोर या तो फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इसके लिए मैं इंटर क्वार्टाइल रेंज का यूज़ करूँगी, क्योंकि जो डेटा है मुझे कुछ खास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लग रहा है जिसमें मैं जी स्कोर का यूज़ कर सकूँ। ओके, सो मैं इंटर क्वार्टाइल का रेंज का यूज़ करूँगी। सिंपली उससे आपको जो भी आउटलायर्स होगा वो सारे रिमूव हो जाएंगे। पहले तो हम आइट्रेट करेंगे कॉलम्स में, फॉर कॉलम्स इन फेयर अमाउंट है सबसे पहले, देन है आपका ट्रिप डिस्टेंस, और उसके बाद क्या है, ड्यूरेशन। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। सो ये आपका आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालना है, Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई IQR। ओके, तो ये सारे जो फॉर्मूलाज है ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया स्टैटिस्टिक्स की वीडियो में, उसमें मैंने सच में सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पूरी बेसिक से समझाया है, किस टाइप के कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो ज़रूर से जाके देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स का। और ये हो गया हमारा अपर बाउंड। ओके, अपर बाउंड, एंड देन ये क्या होता है, Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई IQR। नेक्स्ट हम फिल्टर करेंगे डेटा लोअर बाउंड और अपर बाउंड पे। लोअर बाउंड और अपर बाउंड कैसे, लोअर बाउंड से ज़्यादा होना चाहिए रिकॉर्ड और अपर बाउंड से लेस होना चाहिए। ठीक है, सो ये मिल गया हमें डेटा सेट अपना कंप्लीट। तो अब हमारे पास जो डेटा है वो कितना है, 22 लैक्स डेटा है आउटलायर्स रिमूव करने के बाद। तो अभी हमारे पास जो डेटा प्रेजेंट है वो क्या है, पैसेंजर काउंट, पेमेंट टाइप, फेयर अमाउंट, ट्रिप डिस्टेंस और ड्यूरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फेयर अमाउंट और ट्रिप डिस्टेंस के बेसिस पे क्या कस्टमर प्रिफर करते हैं, कार्ड से पे करना या फिर कैश से पे करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर जैसे आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, उतना कैश आप नहीं लाए हो, तो क्या कस्टमर्स कार्ड प्रीफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किससे देखेंगे, हिस्टोग्राम प्लॉट करके। ओके, उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा एग्जैक्ट। दोनों पेमेंट टाइप का हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे, सिंपल फेयर अमाउंट का नहीं करने वाले हैं, दोनों अलग अलग टाइप का सेम प्लॉट में करेंगे। ओके, तो हमें 2 अलग अलग टाइप के प्लॉट्स बनाने हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब प्लॉट्स यूज़ करते हैं, 1 2 एंड देन 1 सब प्लॉट। फिगर हम पहले ही सेट कर लेते हैं, plt.figure, फिगर साइज हम रखेंगे 12 एंड देन 5। ओके, सो पहला जो हिस्टोग्राम रहेगा वो किसके बेसिस पे रहेगा, फेयर अमाउंट के बेसिस पे। ओके, और उसमें लेजेंड्स कौन कौन से रहेंगे, कार्ड और कैश। सो हमें फिल्टर डेटा चाहिए, पहले तो हम हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे सिर्फ कार्ड के लिए। ओके, तो फिल्टर डेटा चाहिए, तो हम df डॉट पेमेंट टाइप इक्वल्स टू कार्ड। ओके, और हमें किस पे प्लॉट करना है, फेयर अमाउंट पे। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शंस हैं सेलेक्शंस का, किस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और हिस्ट टाइप हम यूज़ करेंगे बार्स टैग। नेक्स्ट सिमिलरली हम कैश के लिए भी करेंगे, तो ये हमने प्लॉट कर दिया कैश के लिए। ओके, एंड देन plt.show। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन तो दिख रहा है बट बिल्कुल भी विजुअली अपीलिंग नहीं है। इस टाइप का अगर आप विजुअल बनाते हो ना तो उसको आप शो नहीं कर सकते हो। ठीक है, या तो आप ऐसा करो कि इसको ले के इसका कलर खुद ही से चेंज कर लो,
विद द कोडिंग या फिर किसी एक्सटर्नल टूल का यूज़ करो, ओके। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी में इसको चेंज करेंगे। पहले तो हम इसका बिन सेट करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसके बिन्स को, एंड देन एज कलर हम डालेंगे इसमें, इसके जो बार्स हैं उसमें एज कलर डालेंगे, सो उसको हम रख देते हैं ब्लैक कलर से, ओके। तो अभी जो मैंने एक्चुअल में जो पीपीटी में जो विजुअलाइजेशंस डाले थे उसके लिए मैंने कलर थीम को फॉलो किया था, ठीक है। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन देने वाले रहते हो तो जो भी आप विजुअलाइजेशन एक्चुअल में कोडिंग में कर रहे हो उसी को आप उस थीम के बेसिस पे बनाओ तो वो ज़्यादा अपीलिंग लगता है, ठीक है। तो इसका हम कलर कॉम्बिनेशन रखते हैं डार्क ऑरेंज एंड लाइट ऑरेंज, ठीक है। बट इसका हेक्स वैल्यू कुछ और होता है, सो मैंने यहाँ पे हेक्स वैल्यू कॉपी कर लिया ओरिजिनल कोड में से, और ओरिजिनल कोड मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने बना रखा है उसे, प्रोजेक्ट जो है, वेट। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोजेक्ट जो मैंने एक्चुअली में क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पीपीटी भी मिल जाएगा और ये जो आपका कंप्लीट नोटबुक है विद द डेटा सेट, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने सारी चीज़ें कमेंट्स के साथ, क्या एनालिसिस है, क्या उसका रिजल्ट है, सब कुछ यहाँ पर लिखा है, क्यों हम कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। सो ये सेल्फ एक्सप्लोरेटरी नोटबुक है, बहुत ही डिटेल वे में, बहुत ही कंप्लीट वे में इसको मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो वहाँ से, और ये लास्ट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा हमारे पास आ गया। अभी कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए हमें लेजेंड डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे पास लेबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे लेबल पहले एडजस्ट करना पड़ेगा खुद ही मैनुअली। सो लेबल क्या है यहाँ पे, कार्ड, और ये है लेबल इक्वल्स टू कैश। सो ये हो गया कार्ड एंड कैश, ठीक है। अब इस पर हम टाइटल भी दे सकते हैं, सो plt.title, ये क्या है एक्चुअल में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेयर अमाउंट, ओके। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे सेकेंड वाले प्लॉट को भी। सो अब ये अगल बगल बन गए हैं, तो आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेयर अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रिप डिस्टेंस कहाँ तक गया, 30 के अराउंड, और ये जो ट्रिप डिस्टेंस है वो 8 माइल्स के अराउंड है। इसकी मीन को, स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर हमें देखना हो तो सिंपली एक कोड है, ग्रुप बाय का यूज़ करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे df.groupby, पेमेंट टाइप .agg, एग्रीगेशन फंक्शन है। अब हमें एग्रीगेशन फंक्शन किस पे यूज़ करना है, फेयर अमाउंट, मीन निकालना है हमें, और क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके। सिमिलरली हमें किसके लिए निकालना है, ट्रिप डिस्टेंस के लिए, ट्रिप डिस्टेंस एंड देन मीन एंड एसटीडी, ओके, ठीक है। तो ये आपका आ गया कार्ड और कैश का मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ड ऑन द फेयर अमाउंट, और सिमिलरली फॉर ट्रिप डिस्टेंस। मीन जो है कार्ड का वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द कैश। सिमिलरली स्टैंडर्ड डिविएशन भी कार्ड का ज़्यादा है फॉर द फेयर अमाउंट एज वेल एज द ट्रिप डिस्टेंस, ठीक। तो कार्ड का जो है वैल्यूज़ वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि जो कस्टमर हैं वो फेयर अमाउंट और ट्रिप डिस्टेंस के बेसिस पे ज़्यादातर अगर उनका ज़्यादा होता है तो वो कार्ड से पे करना प्रीफर करते हैं, ओके। यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन से भी देख सकते हो, जैसे जैसे आपका ये डिस्टेंस और फेयर अमाउंट जा रहा है वैसे वैसे कार्ड से पेमेंट करने की जो प्रेफरेंस है वो बढ़ रही है, ओके। अब इसको भी कंफर्म करने के लिए कि कितना हमारे पास डेटा है, उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ पैसेंजर्स ऐसे हैं जो कार्ड प्रेफर किए हैं और कितने परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हैं जो कैश प्रेफर किए हैं। अब इसके लिए हम क्या प्लॉट कर सकते हैं, सिंपल परसेंटेज की जब बात किया जाए तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाई चार्ट, ठीक है। इसके अलावा आप डोनट चार्ट का भी यूज़ कर सकते हो, बट सिंपली यहाँ पे मैं पाई चार्ट का यूज़ करूँगी। सो दिस इज़ द कोड फॉर द प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट टाइप। यहाँ पे मैंने टाइटल सेट किया है, पाई चार्ट में बना रही हूँ पेमेंट टाइप पे, वैल्यू काउंट्स लिया है, नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू किया है क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए, ठीक है। अब हमने देखा था नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू करने पे हमें परसेंटेज वैल्यू मिलती है, कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, ठीक है, प्रोपोर्शन वैल्यू मिलती है। और लेबल्स में हम उसी वैल्यूज़ का इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक। स्टार्ट एंगल हम ले रहे हैं 90, शेडो हम ट्रू कर दिए हैं, ठीक है, जस्ट फॉर मेकिंग द विजुअल
अपीलिंग। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि बस हम विजुअलाइजेशन को एक अच्छा फॉर्म देने के लिए, एक अच्छे से दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं। परसेंटेज वैल्यू हम ऐड करेंगे, सिर्फ सिंगल डेसिमल प्लेस तक हमें परसेंटेज वैल्यू मिले, और कलर्स हम सेम यहाँ पे जो 2 कलर्स यूज़ किए हैं वही यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको मैं अगर रन करती हूँ तो आपको इस टाइप का पाई चार्ट मिल जाता है। कैश कितने लोग यूज़ करते हैं? 32.7% ऑफ द पैसेंजर्स आर यूजिंग द कैश टू पे दियर फेयर अमाउंट एंड कार्ड 67.3%। ओके, सो हमने पेमेंट टाइप के प्रेफरेंस देख लिया, फेयर अमाउंट और ट्रिप डिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है? पैसेंजर काउंट। ठीक है, अब पैसेंजर काउंट के बेसिस पे हमें पेमेंट टाइप का एनालिसिस करना है। ठीक, तो अब हमें क्या देखना है कि क्या पैसेंजर टाइप, जैसे पैसेंजर काउंट जो है, क्या अगर पैसेंजर काउंट 4 या 5 या 3 ऐसे ज़्यादा पैसेंजर्स अगर होते हैं तो उनका प्रेफरेंस क्या है? क्या वो कार्ड पे करते हैं या फिर कैश से पे करते हैं? ठीक है, तो ये चीज़ हम किससे देखेंगे? इसके लिए हम बार चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? पेमेंट टाइप है 2 तरीके के और इसी में पैसेंजर काउंट है 5। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्टैक्ड बार चार्ट का यूज़ करेंगे। अब स्टैक्ड बार चार्ट में पहला तो कंडीशन ये है कि या तो आप कार्ड टाइप और कैश टाइप दोनों को 100% ले सकते हो। ठीक, 100% में से कितने ऐसे पैसेंजर हैं जो, मतलब पैसेंजर काउंट 1 है जो कार्ड से पे किए हैं, देन उसी में से कितने ऐसे पैसेंजर काउंट हैं जो 2 हैं और वो कार्ड से पे किए हैं। ठीक है, तो वो परसेंटेज फ्रॉम द टोटल 100%, और 100% क्या है यहाँ पे हो जाएगा आपका 67%। ठीक है, 67% को हम 100% काउंट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग पैसेंजर काउंट में। पहला तो तरीका ये है। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि हम 67% में से क्या कितने परसेंट हैं जो पैसेंजर काउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सेम कैश में से 32% में से कितने हैं। आई गेस थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, जब हम इसको प्लॉट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ, कि किस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, सो ये है वो बार चार्ट। ठीक है, पैसेंजर काउंट एनालिसिस के लिए ये पीपीटी का मैं शो कर रही हूँ। अब इसमें देखो आप, कैश जो है वो यहाँ पे 32% तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 30 जो दिख रहा है ये 70% का काउंट है, क्योंकि कार्ड जो है वो 67 मैक्स गया है। ओके, तो यहाँ पे 70, इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तब जाके हमारा 100% का डेटा बनेगा। तो ये 37 में से ये परसेंटेज निकल रहे हैं और ये 67 में से परसेंटेज निकल रहे हैं। ओके, सॉरी 33 में से परसेंटेज निकल रहा है और ये 67 में से परसेंटेज निकल रहे हैं। अभी अगर आप दोनों को 100% ले लोगे तो ये जो सेम कैश का है ये कंप्लीट 100% यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, इसका बाद, और सेम कार्ड के लिए हो जाएगा, बट आप उसको कंपेयर अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने यहाँ पे स्टैक्ड बार चार्ट का यूज़ किया है और परसेंटेज वैल्यू सेम एग्जैक्ट परसेंटेज वैल्यू ली है जो कि एक्चुअल डेटा में है। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, कार्ड में और कैश में जो भी पैसेंजर काउंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ करेंगे, ग्रुप बाय, और किस पे हम लगाएंगे? पेमेंट टाइप पे। इसके साथ साथ हमें लगाना है पैसेंजर काउंट, और ये हम पास करेंगे एज अ लिस्ट। जब हम एक से ज़्यादा कोई वेरिएबल पे ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हम उसको एज अ लिस्ट पास करते हैं। देन पैसेंजर काउंट डॉट काउंट। तो अब इससे क्या निकल गया? कार्ड में जो पैसेंजर काउंट 1 है, कितने लोग ऐसे हैं जिसने मतलब कार्ड पे किया है। ठीक है, 2 पैसेंजर कितने लोग हैं जो कार्ड पे किए हैं, 3 पैसेंजर कितने लोग हैं जो कार्ड से पे किए हैं। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया काउंट। ठीक है, अब इसको हमें परसेंटेज में लेना है, और ऐसा परसेंटेज लेना है जो इसका परसेंटेज 67 टोटल हो और इसका परसेंटेज 32 टोटल हो, 33। ठीक है, परसेंटेज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम लेंगे काउंट, ओके, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे हम? इसी के सम से। ओह सॉरी, सो इसको हम डिवाइड करेंगे डॉट सम। ओके, और कंप्लीट को मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये हमारा क्या मिल गया हमें? 39%, 14%, 5%। ओके, तो ये कंप्लीट हमें परसेंटेज वैल्यू मिल गई है फॉर द कार्ड एंड कैश पेमेंट टाइप। अब हमें इसे क्या करना है? प्लॉट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक कस्टम डेटा फ्रेम जिसमें हम इसकी वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करके डालेंगे। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले हम एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं इसके डेटा को स्टोर करने के लिए।
और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस तरह का बार चार्ट क्रिएट करना है। तो डायरेक्ट अगर आप इस पे बार चार्ट क्रिएट करोगे तो आपको सिंपल नॉर्मल बार चार्ट मिल जाएगा, ठीक है, स्टैक्ड बार चार्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कस्टम डेटा फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करके डेटा डालना पड़ेगा। कॉलम्स क्या करेंगे हम, किस पे हमें बार चार्ट को स्टैक करना है, वो रहेगा पैसेंजर काउंट। तो यहाँ पे हमारा कॉलम्स ही हो जाएगा पैसेंजर काउंट, जो कि है 5 तक, ओके। और उसके साथ साथ हमें चाहिए पेमेंट टाइप भी। सो पेमेंट टाइप df.ilog। अब ilog में सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स के लिए लेना है, तो 0 सारे कॉलम में हमें डालना है, फर्स्ट वाले कॉलम को छोड़ के, ठीक है। तो इसमें हमको वैल्यूज़ डालनी है। कौन सी वैल्यूज़ डालनी है, लास्ट कॉलम की फ्रॉम 0 to 5 तक की डेटा। ये जो डेटा था यहाँ तक का 5 तक का, ये यहाँ पे सेम डेटा स्टोर हो गया है। तो ये हमें चाहिए फर्स्ट वाले के लिए इंडेक्स के लिए, और यहाँ हम लेंगे 5 से लेके लास्ट तक। तो ये हमारा आ गया ट्रांसफॉर्म्ड डेटा फ्रेम, ओके। अब इस पर हमें बनाना है स्टैक्ड बार चार्ट। तो स्टैक्ड बार चार्ट को बनाने के लिए तो हम df.plot का यूज़ कर लेंगे। एक्स पे हमें क्या चाहिए, पेमेंट टाइप। अब वो जो बार चार्ट मैंने दिखाया था वो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है, ना कि वर्टिकल है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम जो पेमेंट टाइप लेंगे वो ऑटोमेटिकली वाई में बदल जाएगा, ओके, वाई एक्सिस में। सो एक्स पे हो जाएगा पेमेंट टाइप। काइंड हम लेंगे बार एच हॉरिजॉन्टल बार के लिए, ठीक है। स्टैक्ड हम कर देंगे ट्रू, क्योंकि हमें स्टैक्ड बार चार्ट चाहिए। और कलर हम पास कर देंगे, मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ कलर्स बना रखा है बेस्ड ऑन माई थीम, तो मैं उसको डायरेक्टली पास कर देती हूँ, ओके। और ये कंप्लीट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पेमेंट टाइप और यहाँ पे डेटा आ गई। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको कुछ दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे कोई भी परसेंटेज वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या वैल्यूज़ है, कैसे हम कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे हम टेक्स्ट वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे परसेंटेज था। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे क्या शो हो रहा है वो ऐड कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 20%, 7%, 2%, 1%, इस तरीके से जो परसेंटेज वैल्यू वो यहाँ पे दिख रही है। और आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। पैसेंजर 1 का क्या है, 40% है फॉर कार्ड एंड 20% फॉर कैश। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने स्टैक्ड बार चार्ट को यूज़ किया और परसेंटेज वैल्यू मैंने एग्जैक्ट वही रखी जो कि हमारे डेटा में था, ठीक है। तो इससे आपको विड्थ, हाइट मिल जाएगी, जो भी आपका यहाँ पे जो बार है उसकी हाइट मिल जाएगी। तो ये क्या हो रहा है ना कि इस वाले कोड से आपका जो वैल्यू है वो सेंटर ऑफ द बार में प्रेजेंट है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट एनालिसिस, जो हम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करेंगे और इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम उन्हें रिकमेंडेशन देंगे। जो भी एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है उसको एग्जैक्टली में प्रूफ करने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्या होगा कि वो प्रूव हो जाएगा कि जो भी हमारा एनालिसिस है कि जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कार्ड से पे करने के लिए बजाय कैश के, वो हमें राइट प्रूफ करना है, ओके। तो ये हमारा हाइपोथेसिस था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को फ्रेम करेंगे, ओके। देयर इज़ नो डिफरेंस इन एवरेज फेयर बिटवीन कस्टमर्स हु यूज़ क्रेडिट कार्ड्स एंड कस्टमर्स हु यूज़ कैश। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, जस्ट इसका उल्टा। देयर इज़ अ डिफरेंस इन एवरेज फेयर बिटवीन कस्टमर्स हु यूज़ क्रेडिट कार्ड्स एंड कस्टमर हु यूज़ कैश। अब हमें टेस्ट चूज़ करना है कि हमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। तो जो डेटा है हमारा फेयर अमाउंट, ठीक है। पेमेंट टाइप पे हमें क्या है, पेमेंट टाइप वो हम डिफरेंट सैंपल ले रहे हैं। जो कस्टमर्स कार्ड से पे करते हैं वो सैंपल 1 है, जो कस्टमर्स कैश से पे करते हैं वो सैंपल 2 है। तो ये दो सैंपल, दो इंडिपेंडेंट सैंपल है जिन्हें हमें कंपेयर करना है, जिनके मीन को, एवरेज को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। अब फेयर अमाउंट क्या है, एक कंटिन्यूस वैल्यू है, ठीक है। तो काई स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। अनोवा किस पे परफॉर्म करते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास ग्रुप्स होते हैं तब हम अनोवा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अनोवा और काई स्क्वायर तो पहले से ही कट गया। अब क्या बचे, जी स्कोर और टी टेस्ट, अब क्या बचे, जी टेस्ट और टी टेस्ट। जी टेस्ट का सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, डेटा सेट या तो लार्ज होना चाहिए, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नोन होने चाहिए, और जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। हमारे पास कुछ कस्टमर्स का ही डेटा है और आधे कस्टमर्स को तो हमने पहले ही उड़ा दिया है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कस्टमर का डेटा है, तो उससे हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेटा सेट तो लार्ज है, तो ये वाली तो कंडीशन वैलिड है।
थर्ड कंडीशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है या नहीं, सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है या नहीं फेयर अमाउंट। सो उसको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी हैं, बट हम विजुअली टेस्ट करेंगे यूजिंग द क्यू क्यू प्लॉट। तो क्यू क्यू प्लॉट क्या होता है, क्वांटाइल प्लॉट होता है, और इसका सबसे बेस्ट यूज़ केस है इसका बेस्ट यूज़ केस है अगर आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं ये टेस्ट करना है तो क्यू क्यू प्लॉट कीजिए। अगर वो डायगोनल पे एकदम अलाइन हो जाता है तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर नहीं होता है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सिंपल देख के आप बता दोगे, ठीक है। तो हम क्यू क्यू प्लॉट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं, कोड stats model .apis.sm। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपको ब्लू कलर में जो डेटा दिख रहा है ये अगर इस लाइन पे अलाइंड होता, ठीक है, एकदम उसी लाइन पे क्या बोलते हैं ओवरलैप होता, तब हम कह सकते थे कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। और हिस्टोग्राम से भी आप कह सकते थे कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको राइट टेल स्क्यू मिल जाता है। सो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो अब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, टी टेस्ट, ठीक है। तो टी टेस्ट के टाइम में हमने देखा था कि हमारा पास अगर डेटा स्मॉल होता है तब हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन ना हो, तब हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। तो टी टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्मॉल डेटा सेट पे यूज़ करो, अगर आपके पास रेयर केस आते हैं जिसमें आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नोन नहीं होता है और आपके पास डेटा बहुत बड़ा हो, तो भी टी टेस्ट उस केस में सही परफॉर्म करेगा। ओके, तो इस टेस्ट में भी हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। सो पहले हम सैम्पल्स बना लेते हैं। सो कार्ड सैम्पल df एंड देन पेमेंट टाइप इक्वल्स टू कार्ड। और उसी तरीके से हम कैश वालों का जो पैसेंजर्स हैं उनका सैम्पल बना लेंगे। इसके बाद हम सिंपल सा 1 लाइन का कोड है टी स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करने के लिए। सो पहले तो हम टी स्टैट्स की वैल्यू ले लेते हैं और पी वैल्यू, ये दोनों रिटर्न करता है जो टेस्ट है वो। सो क्या है टेस्ट, स्टैट्स डॉट टी टेस्ट IND। फर्स्ट सैम्पल जाएगा जो कि है कार्ड सैम्पल, देन सेकेंड सैम्पल जाएगा कैश सैम्पल, वेरिएंस हम कर देते हैं फॉल्स। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे हमें फेयर अमाउंट लेना है, ये मैं भूल गई थी लेना। सो हमें सेलेक्ट क्या करके लेना है, फेयर अमाउंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्या आई है 169.2 और पी वैल्यू है 0.0, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या हम ले रहे हैं 0.05, ठीक। तो 0.05 मतलब 5% ऑफ सिग्निफिकेंस वैल्यू। सिंपली यहाँ पे दिख रहा है कि आपका 0.05 से लेस है, ठीक है, पी वैल्यू। तो क्या करेंगे हम, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा क्या था, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज फेयर ऑफ द कस्टमर्स हु यूज़ क्रेडिट कार्ड एंड द कस्टमर्स हु यूज़ कैश। अब ये क्या हमने कोडिंग लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज में सारे एनालिसिस किया है। अब इसको नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में हमें स्टेक होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करना है, सपोज प्रेजेंट करना है, और उसके लिए आपने पीपीटी क्रिएट किया है, ठीक है। तो वो पीपीटी मैं फिर से दिखाती हूँ और किस तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, उस तरीके से आप भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हो, पीपीटी बना सकते हो, उस पर वीडियो बना के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो ये सारा तरीका है जिससे आप दिखा सकते हो कि आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, अप्रोच क्या यूज़ करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये सारी जो स्किल्स हैं ये आप शो कर सकते हो इन सब चीज़ों से। डेटा ओवरव्यू, अब जैसे हमारे पास डेटा था 18 कॉलम्स थे उसमें, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जिसके सामने भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आपने डेटा क्लीनिंग में क्या परफॉर्म किया, कैसे किया, किस टाइप की चीज़ें यूज़ की, ठीक है, एक्चुअल में आपके पास डेटा क्या था, ये सब उनसे कोई मतलब नहीं होता। किस एक्चुअल डेटा पे आपने परफॉर्म किया है उससे मतलब होता है, ठीक। सो इसमें मैंने साफ साफ लिख दिया, फॉर द एनालिसिस वी यूटिलाइज द कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट ऑफ NYC taxi trip records, use data cleaning and feature engineering procedures to concentrate solely on the relevant columns essential for our investigation। तो relevant columns कौन कौन से हैं, पैसेंजर काउंट 1 to 5, पेमेंट टाइप कार्ड और कैश, फेयर अमाउंट, ट्रिप डिस्टेंस और ड्यूरेशन। मेथडोलॉजी में मैंने क्या यूज़ किया है कि क्या मेथडोलॉजी यूज़ की है पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट में, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग
और रिग्रेशन एनालिसिस मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है। अगर आपको रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करना है, जैसे कि मैंने बताया था ड्यूरेशन और फेयर अमाउंट पे, ठीक है, तो मैंने इसको पहले से ही प्रेजेंट कर दिया है। ये एक तरीके का आपका एक्सरसाइज रहेगा अगर आपको ये प्रोजेक्ट को और एडवांस बनाना है। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू समराइज की एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा फोकसिंग ऑन फेयर अमाउंट्स एंड पेमेंट टाइप्स। अब देखिए, जितना भी हमने एनालिसिस किया वो सारा किसके रिवॉल्व कर रहा था? फेयर अमाउंट और पेमेंट टाइप। कोई भी अननेसेसरी विजुअलाइजेशन नहीं किया, कोई भी अननेसेसरी एनालिसिस नहीं किया, ठीक है, सब एक डायरेक्शन में हो रहे हैं जो कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का था। ओके, same for the hypothesis testing, conducted a t-test to evaluate the relationship between payment type and fair amount, testing the hypothesis that different payment methods influence fair amounts। ठीक है, hypothesis testing। लास्ट में रिग्रेशन एनालिसिस, जो आप लोग की एक्सरसाइज रहेगी, आप लोग को कंप्लीट करनी है। ठीक है, implemented linear regression to explore the relationship between trip duration calculated from pickup and drop off times and the fair amount। ठीक है, now फर्स्ट इज़ जर्नी इनसाइट्स। अब मैंने स्लाइड को क्या नाम दिया है? जर्नी इनसाइट्स। जर्नी इनसाइट्स क्यों? क्योंकि हम बेस्ड ऑन द जर्नी पेमेंट टाइप की प्रेफरेंस देख रहे हैं। ओके, सो कस्टमर्स पेइंग विद कार्ड्स टेंड टू हैव अ स्लाइटली हायर एवरेज ट्रिप डिस्टेंस एंड फेयर अमाउंट कंपेयर टू दोज पेइंग विद कैश। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी लोग कार्ड से पे कर रहे हैं उनका फेयर अमाउंट और ट्रिप डिस्टेंस जो एवरेज वैल्यू है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दोज हु आर पेइंग विद कैश। और क्या ये इंडिकेट कर रहा है, ये भी हमें बताना होता है स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट सिंपल से लिखी है, इसको आप और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। पीपीटी में छोटे में हमें टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी होती है, तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिख दिया, क्या इनसाइट था और क्या इंडिकेट कर रहा है। सो इंडिकेट्स दैट कस्टमर्स प्रीफर टू पे मोर विथ कार्ड व्हेन दे हैव हायर फेयर अमाउंट एंड लॉन्ग ट्रिप डिस्टेंस। ओके, जैसे जैसे ट्रिप बढ़ता है, जैसे जैसे फेयर अमाउंट बढ़ता है, वैसे वैसे जो कस्टमर्स की प्रेफरेंस है वो कार्ड्स के लिए ज़्यादा होती है। ओके, यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाया था उसको इस तरीके से फॉर्म करके एक नए टेबल में क्रिएट किया है, फेयर अमाउंट, कार्ड, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन और उसी तरीके से ट्रिप डिस्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट टाइप्स। अब आप देख रहे हो जो इसमें कलर यूज़ हुए हैं, कॉम्बिनेशन, ये सब एक थीम को फॉलो करता है। लोग डैशबोर्ड्स में भी ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक थीम को फॉलो करके वो नहीं बनाते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी अगर आप पोर्टफोलियो में अपने कोई प्रोजेक्ट डालते हो, उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन लिखते हो, तो अगर एक ही नज़र में कोई रिक्रूटर देखेगा और उसको पसंद नहीं आता है, आपकी जो स्क्रीनिंग के चांस होते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग के चांस होते हैं, वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आपको सबसे बेस्ट रखनी है। डेटा एनालिस्ट अगर आप बनने जा रहे हो ना, तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट टाइप्स। अब यहाँ पे सिंपल चार्ट से पता चल रहा है कि कार्ड ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है द प्रोपोर्शन ऑफ कस्टमर्स पेइंग विद कार्ड्स इज सिग्निफिकेंटली हायर देन दोज पेइंग विद कैश, with card payments accounting to 67.5% of all transactions compared to cash payments at 32.5%. So क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस अमॉन्ग कस्टमर्स फॉर यूजिंग कार्ड पेमेंट्स ओवर कैश, पोटेंशियली ड्यू टू कन्वीनियंस, सिक्योरिटी और इंसेंटिव्स ऑफर्ड फॉर द कार्ड ट्रांजेक्शन। अब मैं यहाँ पे इंडिकेशन दे भी रही हूँ और उसके साथ साथ उसका रीज़न भी बता रही हूँ कि क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है। तो अब यहाँ पे पैसेंजर काउंट एनालिसिस में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अमॉन्ग कार्ड पेमेंट्स राइड्स with a single passenger count equals to 1 comprise the largest proportion constituting 40% of all car transaction। ओके, तो यहाँ पे 40% जो है वो सबसे ज़्यादा कार ट्रांजेक्शन किए हैं पूरे कंप्लीट डेटा सेट में से। Similarly, cash payments are predominantly associated with single passenger rides, making up to 20.04% of all cash transactions. Okay, there is a noticeable decrease in the percentage of transactions as the passenger count increases, suggesting that larger groups are less likely to use taxis or opt for alternative payment methods. These insights emphasize the importance of considering both payment method and passenger count when analyzing transaction data, as they provide valuable insights into customer behavior and preferences. सो नेक्स्ट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और जो भी हमारी वैल्यू आई थी टी स्टैट्स की और पी वैल्यू की, वो यहाँ पे मेंशन कर दी है कि पी वैल्यू जो है लेस देन है 0.05 से, तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस। तो क्या सजेस्ट करता है? देयर इज़ इंडीड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एवरेज फेयर बिटवीन द 2 पेमेंट मैथड्स। लास्ट में हमने रिकमेंडेशन दिया है स्टेक होल्डर्स को, क्या रिकमेंड हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस। पहला तो क्या, इंकरेज कस्टमर्स टू पे विद क्रेडिट कार्ड्स
टू कैपिटलाइज ऑन द पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग मोर रेवेन्यू फॉर टैक्सी कैब ड्राइवर्स। अब जितना पैसेंजर क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे उतना ज़्यादा मैक्सिमाइज होगा रेवेन्यू फॉर द टैक्सी कैब ड्राइवर्स। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज सच एज ऑफरिंग इनसाइट्स और डिस्काउंट्स फॉर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन टू इंसेंटिवाइज कस्टमर्स टू चूज दिस पेमेंट मेथड। अभी नेक्स्ट स्ट्रेटजी हम क्या कर सकते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड पे कुछ डिस्काउंट दें, कुछ ऑफर दें, जिससे कि कस्टमर ज़्यादातर चूज़ करें क्रेडिट कार्ड से पे करने का, ठीक है। और नेक्स्ट इज प्रोवाइड सीमलेस एंड सिक्योर क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑप्शंस टू इनहेंस कस्टमर कन्वीनियंस एंड इंकरेज एडॉप्शन ऑफ दिस प्रीफर्ड पेमेंट मेथड। अभी क्या होता है ना कि कुछ कस्टमर्स को थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं कि यार हम पेमेंट अभी कर दें तो क्या पता वो जाए ना जाए, या फिर कोई भी इशू आ सकते हैं सिक्योरिटी की, ठीक है, किसी भी अननोन नंबर पे वो पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सिक्योर कनेक्शन बना सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट मेथड वो कितना सिक्योर है। तो ये सारी चीज़ें हम स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। मेक कस्टमर्स चूज द क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस फॉर द पेमेंट, ओके। और लास्ट में सिंपल थैंक यू। सो यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स और डेटा एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा, या फिर किसी और टॉपिक पे अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। जो भी मैंने इसमें कोड शेयर किया है, पीपीटी शेयर किया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और जो डेटा सेट यूज़ किया है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।